हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब ठीक है? एवरीथिंग इज ओके। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 की स्टार्टिंग करते हैं। और क्लास 12 के मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन जो होता है रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो ये भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए अपने रियल लाइफ के जो भी रिलेशंस होते हैं हम लोगों के एक दूसरे से, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में जो रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस रिलेशन इज आल्सो कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज फंक्शन। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर आप क्लास 11th की बात करें तो हल्का सा इसका डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा, रिलेशन फंक्शन सेट का। सेट पढ़ा होगा, सेट के बाद रिलेशन और फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहां 11th में आपको कराया गया होगा। अगर आपने सेट समझ लिया, आई होप सेट आपने पढ़ा होगा, एक बार मैं रिकॉल करा दूंगा थोड़ा सा। सेट पढ़ लिया, सेट के बाद अगर रिलेशन आपने समझ लिया, रिलेशन आपने समझ लिया तो यूं समझिए कि आपका फंक्शन आसान हो जाएगा। रिलेशन समझा तो रिलेशन जैसे ही समझा, फंक्शन आपका वैसे ही क्या हो गया, इजी हो गया। फंक्शन 50% से अब समझ में आ गया, ठीक है। और जैसे ही आपको रिलेशन फंक्शन समझ में आ गया, यूं समझिए जो आपका कैलकुलस होता है, कैलकुलस की नब्ज आपने पकड़ ली, कैलकुलस की नब्ज जो होती है, नस जो होती है कैलकुलस की, वो पकड़ लिया और तब आपको वो पूरा कैलकुलस आसान लगने लगा। बिकॉज होल कैलकुलस इज व्हाट, अ फंक्शन, एवरीथिंग इज लाइक अ फंक्शन, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन, ठीक है। और रिलेशन फंक्शन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको कैलकुलस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यूं आप इसमें डरने की कोई बात नहीं। जैसे आप हम लोगों के नॉर्मल लाइफ में रियल लाइफ से अगर जोड़ करके इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे भी रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, चाहे रियल लाइफ का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ने से पहले आपको सेट की एक बार रिकॉल करा देता हूं कि सेट क्या होता है। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। ये होता है आपका सेट। व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ड वेल डिफाइंड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वर्ड जो वेल डिफाइंड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होंगे जो बोल देंगे कलेक्शन, बस याद रखेंगे कलेक्शन। व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन, नहीं, गलत हो जाएगा। कलेक्शन कभी भी सेट नहीं होता है, ठीक है। कलेक्शन सेट कब बनता है, जब वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड इन द सेंस, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, योर फेवरेट प्लेयर, क्रिकेटर, your favorite cricketer. Second one is collection of all natural number, collection of all natural number. Third one मैं क्या बोल रहा हूं, your favorite actress, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि फेवरेट क्रिकेटर आपका कौन है, तो कुछ लोग बताएंगे MS धोनी है, बताएंगे। कुछ लोग बताएंगे कोहली है, ठीक। कुछ लोग बताएंगे कुछ और है, सौरव गांगुली एक्सेट्रा। तो क्या सभी लोगों का आंसर एक आएगा? नहीं आएगा। सभी लोगों का आंसर एक नहीं आएगा। किसी का फेवरेट कोई और होगा, कोई और प्लेयर होगा, किसी का फेवरेट कोई और प्लेयर होगा, ठीक है। तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है। ये भी तो एक कलेक्शन है, बट ये कलेक्शन जो है
क्योंकि फेवरेट क्रिकेटर का कलेक्शन, तो ये भी एक कलेक्शन है, लेकिन ये जो है आपका वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं पूछूं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो जितने भी लोग हैं, चाहे यहाँ पर हो आप, चाहे आपके स्कूल में कोई हो, चाहे यूएस में हो, कहीं पे भी अगर हम पूछें किसी भी स्टूडेंट से कि रियल नंबर आर नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होता है, तो वही आंसर बताया जाएगा 1 2 3 4, ये आंसर सेम होगा, ये आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, कहीं पे भी आप पूछोगे तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक, अगर पूछा जाए योर फेवरेट एक्ट्रेस, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, एक्टर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, कैटरीना कैफ है, ऐश्वर्या राय है, कुछ सब लोग अलग अलग एग्जाम आंसर देंगे। ठीक है, तो दिस इज आल्सो नॉट वेल डिफाइंड। ठीक, तो ये होता है आपका सेट। व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड इन द सेंस क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए या जिस कलेक्शन की बात की जाए, अगर हर जगह उसका आंसर सेम मिलता हो तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। बट अगर किसी भी कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं और उसका डिफरेंट जगह पे आंसर डिफरेंट मिलता हो, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, और जब वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका सेट नहीं फॉर्म करेगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये हो गया सेट। सेट का आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दो होता है, एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म और सेकेंड वन इज व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपको अच्छे से याद होगा कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, पूरा नंबर लिखते हैं जो भी होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरह से। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये नेचुरल, यही चीज है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, इस स्टेटमेंट से ये पूरा का पूरा बनाया जा सकता है। तो ये रोस्टर फॉर्म होता है और ये क्या होता है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद से कुछ चीजें और जान लीजिए। सबसेट भी आप जानते होंगे। तो देखिए, ये जो नेचुरल नंबर होता है, ठीक, ये आप याद रखेंगे, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, integer is the subset of rational number, rational number is the subset of real number, and real number is the subset of complex number। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या नेचुरल नंबर, n मीन्स क्या, नेचुरल नंबर, w मीन्स क्या, होल नंबर, होल नंबर, z मीन्स क्या, इंटीजर, ठीक, Q मीन्स क्या, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, आपको पता होगा। R मीन्स व्हाट, रियल नंबर, R क्या है, रियल नंबर, और C क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट उल्टा पूछा जाए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड होता है, इसमें जीरो नहीं होता। एवरी नेचुरल नंबर इज अ व्हाट, इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली, every whole number is a integer, every whole number is a rational, every whole number is a real, and every whole number is a complex number। ऐसे ही ये आपका हो सकता है, ये सेट होता है। ठीक है, n is the subset of w, w is the subset of z, z is the subset of q, and q is the subset of r, and r is the subset of c, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सारे नंबर को अपने अंदर रखे हुआ है, समाहित किए हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑन अ सेट, सेट पर ऑपरेशन सबसे पहले होता है यूनियन,
ठीक। उसके बाद से क्या होता है इंटरसेक्शन, उसके बाद से क्या होता है आपका डिफरेंस, उसके बाद से होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये होता है, ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैंने कोई सेट लिखा हुआ है ए इक्वल टू, मैं यहाँ पे 3 सेट लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10। सेट ए लिखा मैंने क्या 1 2 4, सेट बी मैंने लिखा क्या 2 3 4 5, ठीक। अब यूनियन की बात अगर करें, हम यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी अगर निकाला जाए तो ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों के नंबर्स को लिख देते हैं बट रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिए 1 लिखा, ठीक, दोनों में है तो एक बार 2 लिख दिया, फिर 3, फिर 4 दोनों में है, फिर 4 लिखा और फिर 5 लिखा। यूनियन में ये होता है, दोनों को मर्ज करके लिखते हैं बट नंबर रिपीट नहीं करते हैं, जो 2 बार आता है दोनों में उसको सिंगल बार लिखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है आपका, दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन इन द सेंस क्या, तो इन दोनों में 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, 2 कॉमन है और क्या है 4 कॉमन है, तो 2 4 ये इंटरसेक्शन हो गया, ठीक। उसके बाद से डिफरेंस की बात की जाए तो a माइनस बी की अगर बात करें, ठीक है, डिफरेंस मतलब a माइनस बी की बात की जाए तो a के वे एलिमेंट्स, इन सबको एलिमेंट कहते हैं, a के वे एलिमेंट जो b में ना हो, a के वे एलिमेंट जो b में ना हो वही लिखना हमको, ठीक है। a माइनस बी में क्या लिखना है, दोज एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। तो देखो a का कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, 1 नहीं है, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। बात समझ में आई, यानी a में से हमको b के एलिमेंट को डिलीट कर देना है, a में से b के एलिमेंट को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। जैसे 2 है b में 4 है तो ये 2 4 को डिलीट कर दिया तो वो हो गया आपका। ऐसे ही अगर b माइनस a किया जाए तो दोज एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट प्रेजेंट इन a, तो 2 और 4 3 और 5 ये दोनों a में नहीं है, तो दिस इज व्हाट 3 एंड 5, ये हो गया आपका b माइनस a। तो इज a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, क्या ऐसा है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका b माइनस ए। अब कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो कॉम्प्लीमेंट को a के पावर c लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का मतलब क्या होता है, u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस a, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए अगर करें तो यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो a में ना हो, ठीक है, नहीं यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो a में ना हो, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल सेट में 1 2 4 निकाल दो, ये a में है तो 1 2 4 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 4 यानी 3 4 के बाद 4 निकाल दिया, 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये a का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली b का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाला जाए तो दोज एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट प्रेजेंट इन a, तो 2 3 4 5 डिलीट कर दो, 2 3 4 5 क्या करो इसमें से डिलीट करो, तो आपको क्या मिला 1 मिला, 2 3 4 5 छोड़ दो, उसके बाद 6 7 8 9 एंड 10, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी होगी, मैंने एक बार रीमेमोराइज करा दिया, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। ये होता क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैंने एलिमेंट एक सेट लिया है a और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, एक सेट लिया है b और इसमें एलिमेंट्स है स्मॉल a कॉमा स्मॉल b, ठीक है। तो यहां से अगर मैं a क्रॉस b निकालूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b निकाला जाए तो इसका मतलब ये होगा कि a सबके साथ जाएगा। अब देखो जैसे a को
मैंने भेजा 1 के साथ, तो 1 कॉमा ए, 1 को मैंने ए के साथ भेजा तो 1 कॉमा ए, फिर यही 1 बी के साथ जाएगा तो 1 कॉमा बी। ठीक, ये 1 का दोनों के साथ आपने बना लिया पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ठीक है, 1 का ऑर्डर्ड पेयर ए से, 1 का फिर बी से, और फिर 2 का बनाओ तो 2 का ऑर्डर्ड पेयर किससे बनेगा, ए से, 2 का ए से, फिर 2 का किससे, बी से, तो फिर 2 कॉमा बी हो गया। ठीक, इसी तरह से 3 का बना लो आप, तो 3 का बनाओगे तो 3 का ए से जाएगा, 3 कॉमा ए और फिर 3 कॉमा बी। ठीक, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के एलिमेंट्स पहले होंगे और बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, बाद में होंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर जब भी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के एलिमेंट होंगे, फिर बी के एलिमेंट्स होंगे। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक चीज यहाँ पे देखो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 एलिमेंट्स थे। ठीक है, ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट। कार्डिनल नंबर ऑफ बी की बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं, 2। कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट। किसी पर्टिकुलर सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको उसका कार्डिनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ए का कार्डिनल नंबर 3 है क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट है। बी का कार्डिनल नंबर कितना है, 2 1 2 एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, अच्छा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की बात की जाए तो उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आया। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये देखो यहां से हम अगर एन ए इंटू एन बी करें तो ये कितना मिलेगा, 2 3 2 जा 6, ये भी मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये याद रखना। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर दो सेट्स हैं, दोनों सेट में अगर हमें क्या निकालना हो, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें देखना हो कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो और बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा। इज इट क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज और जानिए, ये हो गया, इसका आप नोट कर लेंगे। लेट अस मूव अहेड। अब यहां मैं सेट ए की बात करता हूं थोड़ी देर के लिए। ये जो सेट ए है, ये जो सेट ए है, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, सबसेट कितने हो सकते हैं, सबसेट ऑफ सेट ए। ए के सबसेट की अगर बात करें तो कितना होगा, सबसे पहले तो 1 का एक सेट हो गया, फिर 2 होगा, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक, फिर कितना होगा आपका 1 2, फिर कितना 2 3, और उसके बाद से 2 3 1 2 2 3 फिर 1 3, फिर क्या हो गया आपका 1 3। अब फिर तीनों को एक साथ ले लिया जाए तो तीनों को एक साथ लेंगे तो 1 2 3, ठीक। ये किसका हो गया, सबसेट ऑफ सेट ए। ए में ए के कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक होता है कुछ नहीं, वो भी एक सबसेट होता है जिसको हम लोग फाई कहते हैं, नल सेट। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ए में कितने हो गए, 8 हो गए। बी की बात अगर करें, सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट ऑफ बी की अगर बात की जाए तो हो गया आपका ए, ठीक, फिर हो गया आपका बी, फिर हो गया आपका, दोनों को एक साथ कर लिया ए कॉमा बी, फिर एक हो गया आपका नल सेट फाई, ठीक, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहां पे देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 सबसेट है, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक।
तो ये निकालने का तरीका कैसे होता है नंबर ऑफ सेट। यहाँ पे देखो अगर इसमें 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं बी में, तो बी में 2 एलिमेंट्स हैं इन द सेंस मतलब मैंने 2 के पावर 2 कर दिया, 2 के पावर कितना किया 2, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी सेट बी के सबसेट कितने हो गए 4। इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 के पावर 3 कर दिया तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी इसके सबसेट कितने हो गए 8। ठीक है, तो किसी भी सेट का सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 टू द पावर n, फॉर्मूला फॉर सबसेट, फाइंडिंग द सबसेट, नोट बनाते रहेंगे आप, ठीक है। Formula for finding the subset of a particular set is equal to 2 to the power n, where n is the cardinal number of that set। ठीक है, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक। 2 के पावर n, जहां पे n क्या होता है आपका कार्डिनल नंबर होता है, ये समझ में आ गया, ठीक। अब एक चीज और देखेंगे आप ध्यान से, अब हम रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक राशि भी आप लोगों ने निकाला है, ये जो एक राशि भी आप लोगों ने निकाला है, और ये जो सबसेट आपने ए का निकाला है, ठीक है, और ये जो सबसेट आपने बी का निकाला है, ठीक है, ये इतने सबसेट है। अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं, किसके, इसके सबसेट की अगर बात करूं तो ध्यान से देखना, ये मैं मिटा रहा हूं। एक राशि बी के सबसेट कितने होंगे, एक राशि बी के कितने सबसेट होंगे, ध्यान से देखो। तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 के पावर n होता है, तो 2 के पावर n कितने, अब ये पूरा एक एलिमेंट हो गया इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 इन द सेंस व्हाट 64, यानी इसके कितने सबसेट होंगे 64, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसका कोई सबसेट ले लेता हूं, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया एक सबसेट ले लिया, सपोज दैट R1 ले लिया 1 A एंड 1 B, ठीक है। दूसरा सबसेट मैंने ले लिया 1 2 A 2 B और 2 C, कुछ ऐसा ले लिया, C तो है नहीं, 2 B और 3 A यूं ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, दिस वन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये जो R1 है ये A क्रॉस B का एक सबसेट है, ये जो R2 है ये भी A क्रॉस B का क्या है एक सबसेट है, ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का ये जो फॉर्मूला है, इसको हम और अगर जनरलाइज करके देखें तो ये 2 के पावर 6 आया है, ए में कितने एलिमेंट थे 2 के पावर 3, ए में कितना था 3 एलिमेंट्स था, तो इसको मैंने लिखा 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर, यहाँ पे कितना था 2, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2, मतलब यहाँ से भी 2 के पावर 6 आएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 2 के पावर m इंटू n, where m is the cardinal number of A and n is the cardinal number of B, क्लियर। ये 2 के पावर m क्रॉस n हो गया। अब ये देखो हम चलते हैं फंक्शन रिलेशन की तरफ, ठीक है, ध्यान से समझना, रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मिला आपका क्या है, आपका R1 is a subset of A क्रॉस B, R2 is also a subset of A क्रॉस B, ठीक। तो इस तरह के कितने सबसेट बन सकते हैं, इस A क्रॉस B के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 के पावर 6 मतलब 64 सबसेट बन सकते हैं, ठीक। अब देखो क्या है, एवरी सबसेट ऑफ, यहां से देखना, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, every subset of A cross B is a relation from A to B। इस बात को ध्यान से समझना, नोट कर लेना, ठीक है। क्या होता है, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B के जितने सबसेट होंगे, कितने सबसेट होंगे 64 सबसेट होंगे, तो A के जितने भी सबसेट होंगे
वो सबसेट क्या होगा, एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दो सेट लिया है ए और बी, ये सेट दोनों नॉन इम्पटी होंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो एवरी सबसेट इज नोन एज द रिलेशन, इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बात समझ में आई? एवरी सबसेट, दो सेट लिया आपने, दोनों का क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो एक सेट बना। इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 2 6 एलिमेंट्स हो गए। अब इस 6 एलिमेंट से हम लोग 64 सबसेट बना सकते हैं, 2 के पावर 6 करेंगे तो, ठीक है, 64 आएगा। अब वो 64 एलिमेंट्स जो होंगे वो सभी के सभी रिलेशन होंगे कहां, ए से लेकर के ए से बी तक, ठीक है। तो व्हाट इज रिलेशन? नाउ लेट अस कम, रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज नथिंग, अब ध्यान से देखना, मैं रिलेशन की डिफिनीशन लिख रहा हूं, ये आपने याद कर लिया। अच्छा, पहले ये भी जान लो कि नंबर ऑफ रिलेशन, किसी सेट में दो सेट अगर दिया हुआ है तो उन दो सेट में कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो बताओ, हमने डिफिनीशन में क्या लिखा है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखा है। ये बताओ ए क्रॉस बी में कितने सबसेट है, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट है, 64 सबसेट है। मतलब ए और बी के बीच कितने रिलेशन पॉसिबल है, 64 रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रिलेशन की डिफिनीशन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं रिलेशन की, क्या है, रिलेशन छोटे में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। रिलेशन इज व्हाट, नथिंग, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम नॉन इम्पटी सेट, non-empty set A to B is a subset of A cross B। बस काम खत्म, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। अ रिलेशन, कोई भी रिलेशन फ्रॉम नॉन इम्पटी सेट A टू नॉन इम्पटी सेट B, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। यू हैव टू नोट डाउन दिस। पहले तो ये जानो कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, दो सेट में कितने सबसेट होते हैं, तो दो सेट के बीच कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने सबसेट होते हैं उतने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मिल गया डेफिनेशन कि अ रिलेशन फ्रॉम नॉन इम्पटी सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उन दोनों के बीच एक रिलेशन बताएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान से देखो, मैं दो तरह के और रिलेशन सबसेट बताने जा रहा हूं, रिलेशन की डिफिनेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखना आप, इसके अगर सबसेट की बात की जाए, इसके सबसेट की अगर बात की जाए तो इसके सबसेट में एक ऐसा सबसेट होगा, एक ऐसा सबसेट होगा जो कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि सारे जब भी सबसेट हम लोग निकालते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। एक ऐसा होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, जिसको इम्पटी सेट बोलते हैं, ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं। तो इसमें एक ये होगा और एक ऐसा होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आते होंगे, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन होगा, एक ऐसा सबसेट होगा जिसमें 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ठीक, ये होगा ऐसा। तो ये जो रिलेशन R1 है इसमें कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पटी रिलेशन। दिस इज व्हाट, एम्पटी रिलेशन और वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, ठीक है, एम्पटी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। एम्पटी रिलेशन समझ में आ गया, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, क्योंकि जब भी हम सबसेट निकालते हैं तो हर सबसेट में फाई अवेलेबल होता है, इम्पटी सेट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उसमें जो इम्पटी सेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इम्पटी रिलेशन कहा जाएगा। और ये जो है एक ऐसा सबसेट मिलता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं,
ठीक है। तो जिसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गया, ये दो टाइप के रिलेशन आपने पढ़ लिया। वाइड रिलेशन क्या होता है, वाइड रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब दो सेट ए और बी के बीच का जब सबसेट निकालते हैं तो उस सबसेट में एक ऐसा सबसेट मिलता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो उसी सबसेट को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, ठीक। ए क्रॉस बी का जब सबसेट निकाला जाता है तो उसमें एक बार ऐसा आता है कि पूरा का पूरा एलिमेंट लिया जाता है, तो जब पूरा का पूरा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जाता है तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, जिसका नोट आप लेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, इसका नोट करें, थोड़ा सा इसका विजुअलाइजेशन करता हूं, एक रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है F1 और ये एक फैमिली है F2, ठीक है, ये एक फैमिली है F1, ये एक फैमिली है F2, ठीक है। अब इस फैमिली में मान लिया जाए कि ये फादर है, ये मदर है और ये उनका सन है और ये उनकी डॉटर है, चार लोग रहते हैं इस फैमिली में, ठीक है, क्लियर। अब ये जो फादर है यहाँ पे भी एक, ये इसमें हमने सपोज दैट, हाँ ये ऐसा मान लिया, ठीक, यहाँ पर क्या है, एक फादर यहाँ पे भी रहते हैं, ठीक, यहाँ पर स्मॉल फादर, ठीक, फादर रहते हैं, मदर रहती है और यहाँ पे डॉटर रहते हैं, ठीक, और इसमें भी एक सन रहता है, ध्यान से समझना, दो फैमिली। अब इन दोनों फैमिली में मान लिया जाए कि मदर, ये जो है, ये जो मदर है वो क्या हो गई, इनकी डॉटर है, इस वाले मदर की क्या है, डॉटर है, इसकी ये क्या है, डॉटर है, या यूं कहा जाए ये इसकी मम्मी है, ठीक है, ये इसकी क्या है, मम्मी है, ठीक। तो ये इसकी मम्मी है, तो यानी इसकी क्या होंगी, ये इसके फादर की सास होंगी, एक रिलेशन बना इनका भी, ठीक। इनकी देखा जाए तो इनकी नानी होंगी, ठीक, और इनकी भी क्या होंगी, नानी। सिमिलरली ये इनका इससे भी कुछ रिलेशन होगा, इनका इससे भी कुछ रिलेशन होगा, मतलब जितने भी लोग हैं सबका इनसे क्या होगा, कुछ ना कुछ, इसके सभी लोगों से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से पूरा रिलेशन जो है वो सब अगर हम लोग डिफाइंड करें तो हमको कितना मिलेगा, 2 to the power 8 टाइप के रिलेशन बनेंगे इन सब के बीच में, ठीक है, 2 के पावर कितने सबसेट बनेंगे, 2 के पावर 8 सबसेट बनेंगे और उतने रिलेशन डिफाइन होंगे, बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये जो फैमिली पहली थी इसको, ये पहला सेट हो गया, ये जो फैमिली दूसरी थी ये दूसरा सेट हो गया। अब यहाँ पे अगर हमको रिलेशन डिफाइन करना है तो ये जो मदर इस कैपिटल M इज रिलेटेड टू स्मॉल m, कैपिटल M इज रिलेटेड टू स्मॉल m, अगर हमको लिखना है ये रिलेशन डिफाइन करना है तो R इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में R इज इक्वल टू लिखेंगे कि कैपिटल M is the mother of, capital M is the daughter of small m, ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है, कैपिटल M is the daughter, ये R1 हो गया। तो इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, मतलब जो पहली वाली एलिमेंट्स हैं वो दूसरे वाले की क्या है, डॉटर है, बात समझ में आई, ठीक। तो ये एक टाइप का रिलेशन है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F2 की बात करें, R2 की अगर बात की जाए तो R2 में हम क्या लिख सकते हैं, F इज द ग्रैंड, क्या है ये इनके दामाद लगेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रैंड, उस दामाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सन इन लॉ, ठीक है। तो F इज द सन इन लॉ
ऑफ स्मॉल एम, एफ इज द सन इन लॉ ऑफ स्मॉल एम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल एम। मतलब क्या है कि जो कैपिटल एफ है वो स्मॉल एम के दामाद है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन डिफाइंड होता है रियल लाइफ में। बात समझ में आ गई, ये होता है रिलेशन। एक चीज और आप जान लो कि रिलेशन का जो एरो डायग्राम होता है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो तुरंत आप देख लीजिए। ये मान लिया आपका सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये बना आपका ए और ये बना आपका बी। ठीक है, मान लिया 1 जो है वो रिलेटेड है किससे, ए से, और 2 जो है वो रिलेटेड है बी से। तो 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी। ये 3 जो है वो सिंगल है, मान लो 3 का कोई रिलेशन नहीं बना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, r इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 1a और 2b। ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, ये r1 हो गया, 1a 2b। तो इसमें ऐसा है कि 1a 2b इन दोनों का रिलेशन बना, तो 1 का a से बनाया, 2 का b से बनाया। अब ऐसा नहीं है कि 3 का रिलेशन नहीं बना तो 3 को इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, 3 का कोई रिलेशन नहीं बना है। सपोज दैट ये 3 है, ये इसकी गर्लफ्रेंड ये है, इसकी गर्लफ्रेंड ये है, और इसका जो है कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ये सिंगल है। तो ये सिंगल है तो ऐसा थोड़ी ना कि अपनी फैमिली से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फैमिली के अंदर रहेगा। ठीक है, बट इसका कोई रिलेशन अभी नहीं बना है, तो यहाँ पे इससे कोई रिलेशन नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज दैट मान लो बी में भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, बी में भी कितने होते हैं, सी होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, ऐसे सी यहाँ पर भी लिखते। ठीक है, इसकी गर्लफ्रेंड ये है, इसकी गर्लफ्रेंड ये है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो यानी इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं बना है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको एरो डायग्राम से शो करना है। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं मल्टीपल टाइप के रिलेशन, कुछ लोग होते हैं उनके 2 गर्लफ्रेंड्स होती हैं और भी होती है। तो ये मान लो अगर A1 की 2 गर्लफ्रेंड्स हैं तो ये इससे भी कनेक्टेड हो जाए, तो यहाँ पे रिलेशन में बढ़ जाएगा आपका क्या, 1BB हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। बात समझ में आई, यानी 1 का B से भी रिलेशन बन गया। क्लियर, तो यानी 1 की A भी गर्लफ्रेंड है, 1 की B भी गर्लफ्रेंड है, 2 की B गर्लफ्रेंड है। C क्या है, सिंगल है, C सिंगल तो नहीं है इसमें, बट परिवार के अंदर ये 3 सिंगल है। ठीक है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये इसमें रहेगा। B में ये जो C है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये भी अपने फैमिली में रहेगा, बट रिलेशन शो नहीं करेगी। बात समझ में आ गई, तो ये होता है आपका विजुअलाइजेशन ऑफ रिलेशन। इन द सेंस कहा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एरो डायग्राम से ऐसे समझते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आगे के भी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।